हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 6 नवंबर 2023 और 6 नवंबर 2023 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी करें। तो जान लेते हैं हम सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पहला प्रश्न कि हाल ही में मशरूम की एक नई प्रजाति, इसकी खोज ये कहाँ की गई है। तो इसकी जो नई खोज की गई है मशरूम की, ये की गई है पश्चिमी घाट पर। फिर है अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य ये कौन सा बना है। तो ये बना है केरल, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद है WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की रीजनल डायरेक्टर, तो ये चुनी गई है साइमा वाजेद, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी हैं। ब्रिटिश अकेडमी पुस्तक पुरस्कार ये मिला है नंदिनी दास को। इसके बाद है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार, तो ये मिला है दीप नारायण नायक को। दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी जिसका नाम है EH216S, तो इसको किसने मंजूरी दी है। तो ये दी है चाइना ने। फिर है भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह जिसका नाम है SSAMU सेट ये लॉन्च करेगा। तो ये करेगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स, तो ये जीती है मैक्स वेस्टैपन ने। अगर हम बात करें 54 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का प्रमुख ये बने हैं शेखर कपूर। विश्व सहकारी दिवस, तो ये है 1 नवंबर। और वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज, तो ये बने हैं मोहम्मद शमी। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अब देखिए, आज नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके लिए ज़्यादा है, तो हो सकता है कि थोड़ा डिटेल में आपको कम बताऊं, क्योंकि सारे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो मेरा मकसद था आपका इस वीडियो में कवर हो। ठीक है, तो बिना देरी करे अब शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश से 26 राफेल समुद्री जेट राफाल M ये खरीद की प्रक्रिया शुरू की है। तो देखिए, इसमें अभी हाल ही में भारत ने आपसे पूछा है कि किस देश के साथ 26 राफेल समुद्री जेट राफाल M इसके खरीदने की प्रक्रिया को शुरू किया है। तो देखिए, सही आंसर है इसका फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही होगा कि अभी हाल ही में फ्रांस से हमने 26 राफेल जो है वो खरीदने की प्रक्रिया को शुरू किया है। अब देखिए, न्यूज़पेपर है आपका बहुत प्रोमिनेंट जिसका नाम है द हिंदू। तो उसके अनुसार भारत ने फ्रांस से 26 राफेल समुद्री जेट खरीदने का फैसला किया है और भारत ने इसके लिए फ्रांस सरकार को एक लेटर ऑफर रिक्वेस्ट भेजा है। भारत यह 26 राफेल मशीन जेट्स फ्रांस की डसोल्ट एविएशन कंपनी से खरीदेगा। तो देखिए, यहाँ पर आपके लिए कंपनी का नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कंपनी का नाम आप ध्यान रखेंगे जो कि है डसोल्ट एविएशन कंपनी। और इसके साथ 26 राफेल समुद्री जेट यानी कि राफेल मशीन जेट्स ये भारत नौसेना के लिए है। 26 राफेल की बात करें तो इसमें INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य भी तैनात किए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब आप जान लो कि राफेल समुद्री जेट या फिर आप कहें राफेल मरीन जेट ये क्या है। तो देखिए, राफेल की अगर हम बात करें, राफेल समुद्री जेट की या राफेल फाइटर जेट की, तो एक नौसैनिक संस्करण है और भारतीय वायुसेना के पास अभी तक जो है 36 राफेल फाइटर जेट है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अभी हमारे पास 36 हैं और ये एक नौसैनिक संस्करण है। और अभी जो है हमने ये प्रक्रिया शुरू करी है फ्रांस के साथ। अब जान लेते हैं फ्रांस को। तो देखिए, फ्रांस की बात करें जिसकी कैपिटल क्या है, पेरिस है। और देखिए, पेरिस फ्रांस से मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि अगले साल में जो आपका समर ओलंपिक होगा, तो ये समर ओलंपिक ये कहाँ पर होंगे। तो ये पेरिस में ही होंगे आपके फ्रांस में 2024 के। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसके साथ फ्रांस की कैपिटल तो ये मैंने आपको बताई पेरिस है। और ये कहाँ की एक कंट्री है, तो ये कंट्री है आपकी यूरोप में, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है आपका पेरिस फ्रांस। ठीक है, इसके अलावा आप UK की आप यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन, साथ में ये आयरलैंड है आपका। नीचे की तरफ आप आओगे तो स्पेन आपको देखने के लिए मिलेगा। कोर्सिका ये आइलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इधर आपको ये मेडिटेरियन सी और ये अटलांटिक ओशियन देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर आप एक बहुत ही फेमस जो है एक स्ट्रेट देखने के लिए मिलेगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप बता सकते हैं स्ट्रेट का नाम क्या है। तो स्ट्रेट का नाम आप मुझे बताएंगे कि ये मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशियन के बीच में यहाँ पर कौन सा स्ट्रेट है। ठीक है, तो ध्यान रखना, फ्रांस के साथ ये डील हुई है 26 राफेल समुद्री जेट खरीदने की। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए,
नवंबर 2023 में अमेरिका और भारत के बीच 2+2 वार्ता ये कहाँ आयोजित होगी? तो देखिए, अमेरिका और भारत के बीच में जो ये 2+2 वार्ता है ये आयोजित होगी कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखिएगा कि अभी हाल ही में भारत ने क्या किया है कि अमेरिका और भारत के बीच में 2+2 वार्ता ये होगी, इसके बारे में बताया है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, नई दिल्ली से आपको कुछ और याद आता है। अभी G20 का जो सम्मेलन हुआ था ये भी कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और इसमें जो थीम रखी गई थी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी नटराज मूर्ति का जो है वो उद्घाटन किया गया था। मतलब ये स्थापित की गई थी किसके द्वारा? जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इनके द्वारा ये स्थापित किया गया था। और इसका उद्घाटन किया था किसने? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये 2+2 वार्ता ये होगी नई दिल्ली में। अब देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है एंटनी ब्लिंकन, और अमेरिकी रक्षा सचिव हैं लॉयड ऑस्टिन। उन्होंने 2+2 बैठक के लिए अगले सप्ताह ये दोनों लोग नई दिल्ली आएंगे। और इस यहाँ पर जो बैठक होगी इसमें विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर और रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, ये दोनों साथ होंगे। अब 2+2 ये बैठक क्या होती है? तो देखिए, 2+2 बैठक रणनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर भारत और उसके सहयोगियों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच की एक बैठक का फॉर्मेट है। ठीक है, और भारत ने 4 प्रमुख रणनीतिक साझेदारों जैसे कि अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, जापान हुआ और रूस के साथ ये 2+2 बैठक की है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब जब ये बैठक होगी तो इसमें कुछ चर्चाएं भी होंगी और उनमें कुछ मुद्दों के बारे में भी बातचीत की जाएगी। तो देखिए, जो ये 2+2 बैठक है, तो इस बार जो बातचीत की संभावनाएं हैं ये किन किन टॉपिक पर हैं? तो एक तो है भारत प्रशांत क्षेत्र में द्विपक्षीय और वैश्विक चिंताएं और विकास पर बातचीत। दूसरा जो अभी काफ़ी न्यूज़ में है, जो कि आपका इजराइल हमास के बीच में विवाद। और तीसरा है आपका जो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, यूक्रेन और रूस के बीच का विवाद। तो इन सभी पर बातचीत होने की संभावनाएं अभी तक बताई जा रही हैं। और कुछ ही दिनों बाद अभी जो है नवंबर में नई दिल्ली में आयोजित होगी 2+2 वार्तालाप किस किस के बीच में? अमेरिका और भारत के बीच में। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। फिर है अगला प्रश्न कि पेरुनल उत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है? तो देखिए, अभी ये उत्सव ये अभी हाल ही में मनाया गया है केरल राज्य में। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे कि अभी हाल ही में केरल राज्य में जो है वो पेरुनल ये उत्सव मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, यह केरल राज्य में मनाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। मलयालम में पेरुनल स्थानीय भाषा का अर्थ भव्य त्योहार या उत्सव है। और यह एक सप्ताह तक चलने वाला धार्मिक त्योहार है। ठीक है, तो कहाँ मनने जा रहा है? तो ये मनने जा रहा है कहाँ पर? केरल में। तो देखिए, जितने भी आपके फेस्टिवल रहते हैं न्यूज़ में उनको आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये अक्सर देखने के लिए मिलते हैं। अभी जो पुरानी आपने देखा होगा ना कि बिहू में असम जो है जो बिहू है वो असम में, और ओनम, ये सारे काफ़ी मतलब ऐसा हो गया कि सभी लोगों को पता ही होते हैं। ठीक है, तो आजकल कुछ ऐसे नए नाम आने लगे एग्जामिनेशन में कि बच्चे उनसे काफ़ी फेमिलियर नहीं होते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सारे नाम जो भी न्यूज़ में रहते हैं उन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, केरल को हम जान लेते हैं। राजधानी है इसकी तिरुवनंतपुरम, सीएम है यहाँ के पी विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। झील की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट झील हैं वो है पेरियार, वेम्बनाड और अष्टमुदी। नेशनल पार्क की बात करें तो ये एराविकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली। तो ये यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क भी है जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए, केरल की यहाँ पर बात हुई है, तो अगर हम बात करें इसकी फॉर्मेशन ईयर की, तो फॉर्मेशन ईयर काफ़ी बच्चों ने बोला था कि आप साथ साथ क्या करें कि इनका जो स्थापना दिवस है वो भी आप बताते चले। तो देखिए, केरल की फॉर्मेशन ये हुई थी 1 नवंबर 1956 में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ना कि अभी 1 नवंबर को कितने राज्यों ने जो है अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो इसमें केरल भी था। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये था 1 नवंबर 1956। अगला प्रश्न है, भूटान ने किस पड़ोसी देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने और सीमा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया ये शुरू की है? तो देखिए, अभी हाल ही में ये प्रक्रिया ये शुरू हुई है बेसिकली चाइना के साथ में।
तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर याद रखेंगे कि अभी हाल ही में चाइना के साथ में क्या हुआ है, भूटान ने अपने राजनयिक संबंध स्थापित करने की बात की है। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए चाइना और भूटान के बीच में राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन अब दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन और बॉर्डर डिस्प्यूट समाप्त करने के लिए दोनों ने कोशिशें तेज की हैं। इसके साथ भारत के लिए चिंता की बात दिख रही है, क्योंकि भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा का जिम्मा ये भारत की सेना के पास ही है। भूटान की बात करें तो राजधानी है थिम्पू, मुद्रा है यहाँ की नुगलट्रम, राजा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो कि है जिंगमे खेसर, नाम ग्याल वांगचुक। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए अभी क्या है, हमें पता है कि जो भूटान है इसकी जो बाउंड्री है ना, ये भारत से शेयर होती है। और दूसरी बात ये है कि भूटान जाने के लिए या नेपाल जाने के लिए आपको, और अभी हाल ही में श्रीलंका ने भी कर दिया कि वीज़ा फ्री आप जा सकते हैं, तो यहाँ पे आपका वीज़ा नहीं लगता है, ठीक है, तब आराम से जा सकते हो। तो बॉर्डर की जिम्मेदारी किसके पास रहती है, तो ये रहती है भारतीयों, जो भारत में बॉर्डर मैनेजमेंट करता है उनके पास रहती है। अब दिक्कत ये है कि अगर चाइना का वहाँ पर इन्फ्लुएंस हो जाएगा, चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, तो उसके बाद वहाँ पर एक टेंशन होगी भारत को कि फिर इंटरफेरेंस हो रहेगा ना एक तरीके से। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात की जा रही है, भारत के लिए काफ़ी चिंता की ये बात है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे भूटान यहाँ पर ये लोकेटेड है और दो कंट्रीज़ के साथ में अपना बाउंड्री शेयर करता है, जो कि ये इंडिया और इधर है आपका चाइना। लास्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि भूटान कितने जो है राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो ये आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे कि कितनी जो है राज्यों के साथ भूटान अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन ये किया गया है हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए हाल ही में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कर्नाटक के बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो की थीम है मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन ये किसने किया है, ध्यान रखना राजनाथ सिंह ने। कहाँ पर ये शो हुआ है, तो ये हुआ है कर्नाटक के बेंगलुरु में। और तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसकी थीम, जो कि है मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो देखिए अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे कि अभी चुनाव आयोग और शिक्षा मंत्रालय के बीच में क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है। अब उसमें क्या हुआ है, इसका उद्देश्य है कि सभी स्कूलों में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम में मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को शामिल करना है, ठीक है। तो अभी जितने भी कक्षा 6 से 12वीं तक का सिलेबस रहेगा उसमें ये एक मोटिव रहेगा कि वहाँ पे जो मतदाता है उसके बारे में शिक्षा और चुनावी साक्षरता के बारे में बच्चों को बताया जाए। अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री की बात करें तो ये कौन है, तो इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। करंट अफेयर से अगर हम रिलेट करें तो देखिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी और उसके अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला देश जो राज्य है वो कौन सा है, वो केरल ही है। जबकि सबसे कम की अगर हम बात करें तो ये कौन सा है, तो ये बिहार है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ की बात आई है ECI की, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। तो अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो उसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखिए इसकी स्थापना की बात करें अगर हम किसकी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने का मतलब कि ये हमारे संविधान में इसके बारे में लिखा गया है। और इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 में। और इसीलिए 25 जनवरी को हम मनाते हैं क्या, हम मनाते हैं वोटर्स डे। और पहले जो इसके अध्यक्ष थे, या कहें चेयरमैन या प्रेसिडेंट कुछ भी आप कहें, तो वो कौन थे, तो उनका नाम था सुकुमार सेन। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हेडक्वार्टर है इसका कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। और अभी वर्तमान में ECI के जो हेड हैं वो कौन है, आप बताएं मुझे। तो उनके हेड है अभी राजीव कुमार। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। तो देखिए इसका भी हाल ही में विमोचन ये किया गया है किसके द्वारा, तो इनका नाम है राकेश पाठक। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अन्य पुस्तक को डिस्कस करें तो देखिए मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हील्स, व्हील शेयर टू पद्मश्री, ये पुस्तक का विमोचन किया है।
अशोक टंडन की बात करें तो उनके द्वारा लिखित पुस्तक है रिवर्स स्विंग, उसको लॉन्च किया है। विवेक अग्निहोत्री ने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस ये लॉन्च किया है। लीना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड ये जारी की है। राधिका अयंगर की बात करें तो उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है फायर ऑन द गैंगिस, इसके बारे में विमोचन किया गया है। अभी 2 बुक और न्यूज़ में थी, एक तो थी एस सोमनाथ जी की ऑटोबायोग्राफी और दूसरी थी जिसने अभी ब्रिटिश बुक प्राइज़ जीता है। तो इनका दोनों का नाम और ये किसने जीता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया है? तो देखिए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस तो ये मनाया गया है 5 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि हर साल हम 5 नवंबर को मनाते हैं क्या, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। और इसमें क्या है, सुनामी के बारे में जो भी अवेयरनेस है, जो भी जागरूकता है वो वो फैलाते हैं कि कैसे आपको बचना चाहिए, अगर सुनामी आती है उसके रिगार्डिंग आपको अवेयरनेस कैसे देनी है, ये सब के बारे में बात करते हैं। और अगर हम बात करें इस बार की थीम की 2023 में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की थीम क्या है, तो ये है लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। ठीक है, तो ये थीम आपको ध्यान रखनी है जो कि है लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। तो ये है इस बार की थीम जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए अगर हम बात करें केरल ज्योति पुरस्कार से तो ये सम्मानित हुए हैं टी पद्मानाभन। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए अब ये प्रसिद्ध लेखक हैं जिन्हें केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज्य का ही सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि मलयालम साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। इम्पॉर्टेंट है तो ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप का आयोजन ये कहाँ किया जाएगा? तो देखिए इसका आयोजन ये अभी हाल ही में किया जाएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। अब देखिए भारतीय नौसेना की सबसे बहुप्रतीक्षित नौकायन रेगाटा भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप का आयोजन ये मुंबई में किया जाएगा। भारतीय नौसेना की बात करें तो स्थापना हुई थी 1950 में, मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष यहाँ के आर हरि कुमार। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के द्वारा बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख घर बनाए जाएंगे? तो देखिए इसमें जो है 8 लाख घर बनाए जाएंगे अबुआ आवास योजना के तहत किसके द्वारा? तो ये होगा झारखंड। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए झारखंड सरकार 8 लाख बेघर परिवार को इस योजना का लाभ देने वाली है और इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन स्वीकार करने के लिए बेसिकली एक अलग से पोर्टल का निर्माण भी किया जा रहा है। झारखंड इसका सही आंसर है। अबुआ क्या है नाम? अबुआ आवास योजना झारखंड के द्वारा शुरू की जा रही है जिसकी राजधानी है रांची। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन और स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। झारखंड का आप मैप देख सकते हैं, ये बाउंड्री शेयर करते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के साथ में। अगला प्रश्न है हाल ही में 2023 का बैलन डी और पुरस्कार ये किसने जीता है? तो देखिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि रिकॉर्ड 8वीं बार बैलन डी पुरस्कार ये जीता था लियोनेल मेसी ने, लेकिन ये जीता था पुरुष वर्ग में। महिला वर्ग की बात करें तो ये जीता है एटाना बोनमती ने। तो देखिए ऑप्शन दोनों सही होंगे। महिला कैटेगरी में है एटाना और पुरुष कैटेगरी में बात करें तो यह है लियोनेल मेसी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। क्रिस्टियानो की बात करें तो पोर्तुगल से बिलोंग करते हैं और एक स्टार फुटबॉलर हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों में टॉप पर ये अभी फ़िलहाल में हैं। फिर हाल ही में किस देश ने 40वां अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान ये शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया है किसने? तो इसका सही आंसर है जापान। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? तो ये दिया है गोवा ने। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर हाल ही में किस शहर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके बाद है हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी ये कौन बने हैं?
तो देखिए सबसे ज़्यादा शतक तो जो है 2 लोगों ने लगाए हुए हैं, किस किसने, विराट कोहली ने और अभी हाल ही में कौन थे, सचिन तेंदुलकर जी ने और अभी हाल ही में विराट कोहली ने। देखिए कल काफ़ी रोमांचक मैच हुआ था जिसमें कल विराट कोहली का बर्थडे था और उसमें इन्होंने अपना जो है शतक जड़ा था और इसी के साथ इन्होंने बराबरी की है किसकी, सचिन तेंदुलकर की। लेकिन सबसे कम इनिंग्स में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही होगा। अब हम कर लेते हैं स्टैटिक का रिवीजन, जिसमें हम पहले डिस्कस करेंगे माउंट मैकिनले के बारे में। तो सबसे ऊंचा पर्वत है उत्तर अमेरिका का। ओजोन ये देखने के लिए मिलती है आपको समताप मंडल में। सिस्मोग्राफी ये विज्ञान है भूकंप का। गंगा नदी को हम बांग्लादेश में जानते हैं पद्मा के नाम से। सुंदरवन डेल्टा जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये बना है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में झील है हुसैन सागर। भांगड़ा नंगल परियोजना तो यह है सतलज नदी पर। दुल्हास्ती पावर स्टेशन तो यह है चिनाब नदी पर। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना तो यह है कृष्णा नदी पर। और अगर हम बात करें विशेष सापेक्षता का सिद्धांत, तो ये विकसित किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। तो ये था आपका स्टैटिक का क्वेश्चन रिवीजन। अब देखिए मैं आपसे एक ट्रिक डिस्कस करती हूँ, तो उसी ट्रिक में आज हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आएगा आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिज़ोरम और आपका यहाँ पे क्या आएगा, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो देखिए इसको हम याद कैसे करें, तो इसके लिए आप ट्रिक देख सकते हैं, मीरा JCB@GMT। अब इसको याद कैसे करोगे, मी से तो आपका हो जाएगा मिज़ोरम, रा से आपका हो जाएगा राजस्थान, जे से आप याद रखोगे झारखंड, सी से छत्तीसगढ़, बी से बंगाल, जी से गुजरात, एम से मध्य प्रदेश और टी से त्रिपुरा। तो मीरा JCB@GMT, इस तरीके से आप सभी राज्यों को याद रख सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था आयरन बीम के बारे में, तो ये मिसाइल रक्षा प्रणाली थी इजराइल की। आज के लिए आपका प्रश्न है कि यूनेस्को के द्वारा किस शहर को प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है। तो इसमें प्रथम साहित्य शहर, म्यूज़िक सिटी, इन सब को आप मुझे बताएंगे कमेंट में। साथ में यूनेस्को के बारे में भी आप जितना बता सकते हैं वो मुझे आप बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।